अच्छा उठाया है। इस मुद्दे को लेकर मैं और आप ही नहीं, शायद देश भी परेशान है, खास करके इन बंगलुरु के दंगों के बाद। और मैंने कई टीवी चैनल्स पे ये बताया कि ये फेसबुक और मोहम्मद साहब तो एक बहाना था, स्वतंत्रता दिवस निशाना था। तो आपने देखा होगा कि हर 15 अगस्त के आसपास में ये कुछ न कुछ ये पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और तमाम जिहादी संगठनें जो है कुछ न कुछ ये करती थी। आपको याद होगा कि एक बार 13 अगस्त का समय था, 2012 की मैं बात कर रहा हूँ। तो रोहिंग्यास को लेके जो वहाँ से जो कोकराझार से जो वायलेंस मुंबई पहुंचा, मुंबई से पुणे, हैदराबाद और फिर ये आपका बेंगलुरु, तो हमारे 30,000 नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को वहाँ से पलायन करने पे मजबूर किया गया। तो वो सारा एसएमएस के जरिए हुआ था, मैंने ये कहा था। और तो एसएमएस में इनकी महारत हासिल है। जब एसएमएस में महारत हासिल है तो जाहिर सी बात है कि सोशल मीडिया पर भी इनकी महारत हासिल है। और सोशल मीडिया से कुछ उलटफेर कर देना, उसको इस्तेमाल करना दंगों के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इनके लिए। क्योंकि आप इनसे सोचो कि सोशल मीडिया को तो सबसे पहले इन्होंने एक जिहादी टूल बनाया। जितनी इंडोक्ट्रिनेशन होती है, भाई केरला में बैठा हुआ आदमी या बेंगलुरु में बैठा हुआ आदमी अगर सीरिया से, इस्लामिक स्टेट से, अफगानिस्तान से वो इंडोक्ट्रिनेट हो रहा है, तो वो सारा वो ऑनलाइन इंडोक्ट्रिनेशन है। वो सोशल मीडिया के जरिए हो रहा है, वो इंटरनेट के जरिए हो रहा है। तो ये सबसे ज्यादा अगर ये ग्लोबल जिहाद में कोई चीज काम आ रहा है तो वो ये आपका सोशल मीडिया है। लेकिन आपने सवाल आपका जो था कि ये बढ़ते पद चिन्ह का, यानी कि फुटप्रिंट्स, तो इस मामले में देखिए कि ये दो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं। एक आप देखें तो एक अब्दुल रहमान आदमी का पकड़ा जाना बेंगलुरु में एनआईए के द्वारा अभी हाल में। अब्दुल रहमान एक यंग आदमी था, युवा है, पेशे से वो डॉक्टर है, चिकित्सक है, आई स्पेशलिस्ट। अब इस आदमी की आप पृष्ठभूमि में चले जाएं। यह व्यक्ति एमबीबीएस की शिक्षा प्राप्त करने के बाद 2014 में इसने एमबीबीएस इसने खत्म किया था, पास किया था। और उसके तुरंत बाद ये सीरिया चला गया था और वहां के अस्पताल में ये इस्लामिक स्टेट का जो अस्पताल था उसमें ये अपनी सेवाएं दे रहा था। उसके बाद ये आने के बाद फिर इसने स्पेशलिस्ट कोर्स किया ऑप्थल्मोलॉजी में, मतलब आंखों का डॉक्टर बना। और अभी फिलहाल 2020 में उसने ये एग्ज़ाम पास किया और फिर ये इस्लामिक स्टेट से जुड़ी गतिविधियों के कारण ये एनआईए के द्वारा इसको पकड़ा गया। अब बात यह है कि आप देखिए कि मैं 6 साल के आपका एक वक्फे की बात कर रहा हूं। 6 साल में इस आदमी ने एमबीबीएस के बाद स्पेशलाइजेशन किया, लेकिन उसके जो रेडिकलाइजेशन का जो उसका स्तर था उसमें कोई कमी नहीं आई। तो अब हम लोग सबको ये सोचना चाहिए कि आखिर ये कौन सी बात है, ये कौन सी विचारधारा है जो इतना किसी को कट्टरपंथी बना सकती है, इतना खूंखार बना सकती है और इस तरह की सोच पैदा कर सकती है। इसके बारे में लोगों को सोचना पड़ेगा।
तो पद चिन्ह की जब आपने बात की तो ये एक सबसे सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। दूसरा, अगर आप सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट अगर आप कंसीडर करें तो एक महिला है सादिया अनवर शेख। ये कहां की रहने वाली है? अभी मैं कर्नाटका की बात कर रहा था, अब्दुल रहमान की। सादिया अनवर शेख एक यंग महिला, ये पुणे की रहने वाली है। बहुत अच्छी छात्रा, बहुत अव्वल दर्जे की छात्रा। 90% इसके नंबर आए थे क्लास 10 में। और ये एक सिद्दीकी नाम के आदमी से इतनी इन्फ्लुएंस हो गई। और ये जो सिराजुद्दीन, ये मोहम्मद सिराजुद्दीन जो इसको इन्फ्लुएंस किया जिसने, वो भी इसमें ऑयल इंडिया में मैनेजर था। तो ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, ये सब पढ़े लिखे लोग हैं। तो ये कहना कि जो पहले ये कहा कई साल हमने इसमें निकाल दिए कि बेरोजगारी के कारण है, शिक्षा का अभाव है, इसलिए लोग ये जिहादी रास्ते में जा रहे हैं, ये मैं उस थियोरी को मैं बस्ट करना चाहता हूं। तो ये जो सादिया जो थी, आप समझिए कि वो इतनी मोटिवेटेड हो गई कि वो सीधे, ये कोई 2018 की बात है, वो वहां चली गई, ये श्रीनगर, रिपब्लिक डे के दिन 26 जनवरी के दिन वो कुछ फिदाइन हमले करना चाहते। शी वांटेड टू बी ए सुइसाइड बॉम्बर। वहां से इसको वापस किया, उन लोगों ने अरेस्ट किया और इसके पेरेंट्स के पास किया। उसके बाद पुणे ATS के द्वारा रेडिकलाइजेशन कोर्स चलाए जा रहे थे। इसने डी रेडिकलाइजेशन कोर्स चला रहे थे। इसने 2 बार डी रेडिकलाइजेशन का कोर्स किया, लेकिन ये 2 बार डी रेडिकलाइजेशन कोर्स करने का उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसने अपने जिहादी रास्ते नहीं छोड़े और वो फिर अभी NIA के द्वारा पकड़ी गई। तो फिर आप देखिए कि रेडिकलाइजेशन का क्या स्तर है और ये कैसे हो रहा है। अब आप आ जाएं कि ये अब्दुल रहमान और सादिया, मैंने ये केरला से पूना से। अब आप आ जाएं ये दिल्ली में, इनके दोनों के ताल्लुकात एक जहां जैब वानी और उसकी पत्नी हिना बेग, उन दोनों के साथ था। जहन जैब वानी ये कश्मीर का रहने वाला है और उसकी पत्नी भी वहीं की रहने वाली है। जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ तो ये लोग यहाँ पे लॉकडाउन शुरू होने के पहले, मैं कश्मीर में लॉकडाउन की बात कर रहा हूँ, ये कोरोना वाली लॉकडाउन की नहीं। जब कश्मीर में लॉकडाउन हुआ तो ये यहाँ पे कश्मीर से दिल्ली आ गए। दिल्ली में इन्होंने जामिया के पास एक मकान लिया, एक कोई फ्लैट लिया और ये कपल वहां रह रहा था। इनके भी जो लिंक्स थे वो इस्लामिक स्टेट से थे। और मैंने कहा कि ये जो अब्दुल रहमान है और सादिया है, इन दोनों के लिंक्स जैन ज़ैब वानी और उसकी पत्नी से थे। और ये जो कश्मीरी जो कपल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जैन ज़ैब और हिना की, ये लोग एंटी CAA प्रोटेस्ट में सक्रिय थे। ये लोग, अब इनके भी इस्लामिक स्टेट से लिंक्स हैं। तो आप सोचिए कि और ये बता दूं आपको कि जैन ज़ैब वो भी बहुत पढ़ा लिखा आदमी, उसने बीटेक कर रखा है, उसने मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है और बड़ी एक अच्छी फॉरेन कंपनी के लिए काम कर रहा है। और उसकी पत्नी जो है हिना बेग, वो भी
कंप्यूटर एप्लीकेशंस में उसने कोई बड़ी डिग्री हासिल की हुई है। तो आप देखिए कि इसमें तो सब पढ़े लिखे हैं। मैंने आपको रहमान के बारे में बताया, डॉक्टर। सादिया भी डॉक्टर बनना चाहती थी। डॉक्टर बनते बनते पता नहीं उसने कौन सा रास्ता ले लिया। वो भी पढ़ी लिखी है, बहुत अव्वल दर्जे की छात्र थी। सिराजुद्दीन, मैंने कहा ऑयल इंडिया में वो मैनेजर था। और ये जहन ज़ेब, इसकी बात कर, वानी की। अब आप देखिए कि ये जब फुटप्रिंट्स की आप बात कर रहे हैं तो अभी एक यूसुफ खान नाम का आदमी धौला कुआं में मिला, पकड़ा गया। इसी दौरान आपने देखा होगा कि बांदीपोरा में एक इस्लामिक स्टेट का मॉड्यूल बस्ट किया गया, है ना। तो इस्लामिक वो मॉड्यूल में कोई पांच लोग थे। ये जितना जो आप फुटप्रिंट्स देख रहे हैं, इसकी शुरुआत अगर आप देखें तो इसकी शुरुआत 2012-2013 के आसपास शुरू हो गई थी। आपको याद होगा कि उस समय कश्मीर में इस्लामिक स्टेट के झंडे फ्लैग होस्ट होते थे, वो नकाबपोश लोग करते थे फ्राइडे प्रेयर्स के बाद। और जितने दंगे और ऐसी चीजें होते वो फ्राइडे प्रेयर्स के बाद ही होती है। इसका मतलब ये था कि कोई उसके आगमन का, वो जो झंडे फहराने की जो कार्रवाई होती थी फ्राइडे प्रेयर्स के बाद, वो एक तरह की घोषणा थी कि अब इस्लामिक स्टेट का आगमन हो गया है यहाँ पे। और जितने ये छोटे छोटे जो जिहादी तंजीमें हैं, अलग अलग जिहादी तंजीमें हैं, सब इस मुख्यधारा में जुड़ जाएं इसमें। तो ये इस्लामिक स्टेट का जो पद चिन्ह अगर आप देखें तो वहां से ये शुरू हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आखिर इतने ये डीरेडिकलाइजेशन के बाद ये क्यों इस तरह से जो फुटप्रिंट्स हैं बढ़ रहे हैं। आपको ये भी सोचना होगा कि जो मैंने अब्दुल रहमान के बारे में कहा कि क्या ऐसा जादू है इस ग्लोबल जिहाद के विचारधारा में कि लोग, सादिया जैसी लड़की भी वो अपना दो बार रास्ता नहीं बदल सकती है, ठीक है। तो ये सब सोचने की बातें हैं। और ये पदचिन्ह बढ़ ही रहे। और एक इस्लामिक स्टेट है, वो एक नई रियलिटी है हिंदुस्तान में। अब आपको ज़्यादा जो खबरें आएंगी वो इस्लामिक स्टेट के बारे में ही आएंगी, जितनी जिहादी गतिविधियों के बारे में जितनी खबरें हैं। क्योंकि मेरी अपनी ये एनालिसिस है, मैंने ये विश्लेषण किया है कि आप देख रहे हैं कि ये तरह तरह के नाम, अब जैसे रेजिस्टेंस फ्रंट वगैरह, लश्कर तोयबा वगैरह ने वो किया है। कुछ जो पहले कुछ जिहादी ग्रुप्स थे जो जिनका फोकस ज़्यादा हिंदुस्तान की तरफ था, वो उन्होंने अपना फोकस हटा के अफगानिस्तान पे कर लिया है। तो इस ISI के लिए ये इस्लामिक स्टेट एक बहुत कन्वीनियंट तरीका है, क्योंकि उसमें डिनाएबिलिटी है। वो तो कहेंगे हमारा इसमें कुछ लेना देना नहीं है, इस्लामिक स्टेट तो कहाँ सीरिया में पैदा हुआ, अफगानिस्तान है, हमको क्या इसमें। लेकिन मैं आपको जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ कि अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में, जैसे नंगरहार प्रोविंस वगैरह में, जो इस्लामिक स्टेट का जो नियंत्रण है वो ISI के हाथ में है। और जो हिंदुस्तान में हो रहा है उसका भी जो नियंत्रण है वो इस्लामिक स्टेट के हाथ में है। तो आपने सही फरमाया कि ये पद चिन्ह, जो फुटप्रिंट्स जो हैं, ये बढ़ते जा रहे हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि ये एक तरह से ये इनके बढ़ते फुटप्रिंट्स का ही नतीजा है कि ये दिल्ली में और बेंगलुरु में ये दंगे हुए।
इस्लाम का भारतीयकरण के बारे में हमने कभी सोचा नहीं। और जब कुछ लोगों ने उसके बारे में सोचना शुरू किया, मुझे लगता है तब तक जो पानी जो है देर हो चुकी है, काफी जी सर के ऊपर से निकल चुकी है।